वेलकम बैक क्लास। जो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन का, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में फेलियर और रिकवरीज हो जाती हैं जो हमारी डिफरेंट साइट्स पे। हमने किस तरह उस साइट से फेलियर को हैंडल करना है, ट्रांजैक्शन कोई फेल हो गई है और उस ट्रांजैक्शन को रिकवर करना है तो वो किस तरह करना है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि ये दोनों चीज़ें हैंडल करते हैं, जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह साइट्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हम हैंडल करते हैं फेलियर को और रिकवरी को। दिस चैप्टर्स लुक इनटू द रेप्लिकेशन कंट्रोल which is required to maintain the consistent data at all the site. We will study the replication control techniques and the algorithm required for the replication control. ऑब्वियसली जब हमने रेप्लिकेटेड डाटा रखा होगा तो ही हम फेलियर और रिकवरी को हैंडल कर सकते हैं। रेप्लिकेशन क्यों हमने डाटा की रखी होती है डिफरेंट साइट्स पे, इसलिए ताकि हम कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी डाटा की मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमने रेप्लिकेटेड डाटा नहीं रखा हो तो ऐसा हो सकता है कि एक साइड ने डाटा चेंज किया और आपने नहीं चेंज किया तो सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसलिए हम अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट रखने के लिए डाटा जो है वो रेप्लिकेट कर लेते हैं। फॉर सिक्योरिटी पर्पस जिसमें हमारी फेलियर आ जाता है उसको रिकवर करने के लिए भी हमने डिफरेंट जगह पे रेप्लिकेटेड डाटा रखा होता है। As discussed earlier, replication is a technique used in the distributed databases to store the multiple copies of the data table at the different sites. सिंपल यही हमने पढ़ा कि रेप्लिकेशन क्या होती है। जब हमने अपना डेटाबेस है उसकी मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट साइट पे रख दी होती हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, सिस्टम की रेप्लिकेशन होती है। The problem with having the multiple copies in the multiple site is overwhelming of maintaining the data consistency, particularly during the update operation. अब एक जो मुश्किल टास्क होता है जब हम रेप्लिकेट करके डाटा रख देते हैं तो वो ये होता है कि जब हमने अब डाटा रेप्लिकेट करके रख दिया है, एक साइड ने डाटा अपडेट किया है तो दूसरी साइड पे भी अपडेट होना चाहिए। यानी कि हमें कंसिस्टेंसी इश्यूज होते हैं जब भी हम डाटा अपडेट करते हैं तो हमें उनको मेंटेन करना है। उन दोनों को मेंटेन करने के लिए दो अप्रोचेज यूज़ होती हैं, एक सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल होती है, सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल होती है। इन दोनों के नाम से हमें पता लग रहा है कि सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल क्या करती है और एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल क्या करती है। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन का मतलब सिंक होंगी सब चीज़ें, एक जगह आप अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी साइट्स पे अपडेट होंगी। एसिंक्रोनस जो होंगी वो सिंक नहीं होंगी, आपने एक जगह अपडेट किया वो दूसरी साइड पे अपडेट नहीं हुई, आपको उसको चेक करना पड़ेगा, देन आपको दूसरी साइड पे वो अपडेट करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें आगे फर्दर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की हुई हैं। Synchronous replication control. In synchronous replication approach, the database is synchronized so that all the replication always have the same value. आपका डेटाबेस जितना भी है डिफरेंट साइट्स पे पड़ा वो सारा का सारा सिंक्रोनाइज्ड होगा, ताकि आपने अगर एक साइट पे चेंज किया है, कोई अपडेट की है, वो सेम वैल्यू जैसे ही अपडेट किया वो आपको सारी साइट्स पे डिस्प्ले हो। A transaction requesting a data item will have accessed the same value in all the sites. To ensure this uniformity, a transaction that updates a data item is expanded so that it makes the update in all the copies of the data item. Generally, the two-phase commit protocol is used for this purpose. टू फेज कमिट प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए एक साइट अगर कुछ अपडेट करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो अपडेट जितनी भी उसकी सारी लिंक्ड साइट हैं, जितनी भी उसकी सारी साइट्स हैं, उन सबको वो शो कराएगी कि ये वाला डाटा आइटम जो है वो मैंने अपडेट कर दिया और कमिट कर दिया है। सारी की सारी साइट्स पे वो डाटा जो है वो सिंक्रोनस होगा तो अपडेट हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है। आप सपोज करें कि आपके पास एक टेबल है प्रोजेक्ट का जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट लोकेशन पड़ी है। अब हम एक ट्रांजेक्शन रन करना चाहते हैं T1। इस ट्रांजेक्शन को रन करने का पर्पज़ ये है कि ये ट्रांजेक्शन चाहती है कि ये जो लोकेशन है उसको अपडेट कर दे मुंबई। सपोज़ वहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, बॉम्बे लिखा था, अब वो उसको अपडेट करना चाहती है मुंबई। If the P location is Bombay, if no replications are there, the operation in transaction T1 will be this. और अगर उससे ज़्यादा साइट्स पे पड़ा होगा तो क्या होगा। अब देखो अगर एक ट्रांजेक्शन है वो एक टेबल में से P लोकेशन का जो वेरिएबल है उसको चेंज कर रही है, वो चाहती है कि जहाँ पर पहले मुंबई लिखा आ रहा था वहाँ पर अब मुंबई लिखा है, तो उसके लिए उसने ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन बिगन करनी है। किसको अपडेट करना है, प्रोजेक्ट के टेबल को, इसलिए क्यूरी लिखी हुई है अपडेट प्रोजेक्ट सेट P लोकेशन। प्रोजेक्ट की टेबल में P लोकेशन वाले कॉलम को क्या सेट कर दो, मुंबई, वेयर जहाँ पर भी उसको P लोकेशन बॉम्बे लिखा नज़र आ रहा तो उसको अपडेट कर दो मुंबई में। ये तब है
जब आपके पास अभी कोई भी रेप्लिकेशन नहीं है, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम में। अब अगर आपके पास रेप्लिकेशन पड़ी है सी टेबल की मल्टीपल साइट्स पे, तो आप इसको कैसे अपडेट करेंगे? क्या लिखा हुआ है? इफ द डाटा टेबल हैज़ द 2 रेप्लिकाज इन द साइट ए एंड साइट बी। जो हमारा डाटा टेबल था किसका? प्रोजेक्ट का, वो साइट ए पे भी पड़ा है और साइट बी पे भी पड़ा है। T1 needs to swap the 2 children of the transaction T1A and transaction T1B corresponding to the 2 sites. The expanded transaction T1 will be। अब वो ये कहना चाह रहा है ये ट्रांजेक्शन सिंपली तो ऐसे होनी चाहिए कि ट्रांजेक्शन ने अपडेट करना है प्रोजेक्ट की टेबल में पी लोकेशन को मुंबई पे, जो पहले क्या था? बॉम्बे लिखा हुआ था। मगर क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो ये अपडेट करना चाहती है वो टेबल जो है वो ऑलरेडी साइट ए और साइट बी पे पड़ा है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को एक्सपेंड कर देंगे साइट ए के लिए भी और साइट बी के लिए भी। फिर हम किस तरह लिखेंगे? बिगिन ट्रांजैक्शन T1 के हमने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर अभी पहले साइट ए के लिए हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें, इसलिए हमने क्या लिख दिया? बिगन ट्रांजैक्शन 1A। साइट ए के लिए क्या करो? मुंबई को क्या कर दो? बॉम्बे। और साइट बी के लिए भी मुंबई को क्या कर दो? बॉम्बे। बस सिर्फ आपने क्या किया है, ये ट्रांजैक्शन जो सिंपल थी वो आपने हर साइट को मैसेज भेज दिया है कि मैंने क्या किया है, प्रोजेक्ट वाले टेबल में से लोकेशन जो है वो चेंज कर दी है। ये क्या है? सिंक्रोनस, जहाँ पर सब कुछ हमारे पास एक तरह से हो रहा है। सेकंड वन इज एसिंक्रोनस, जहाँ पर हमारे पास टेबल सिंक नहीं होते। In asynchronous replication approach, the replicas do not always maintain the same value. One or more replica may store the outdated value and the transaction can see the different value. The process of bringing all the replicas to the current value is called the synchronization. एसिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेशन में ये होता है, सपोज हमने 4 साइट पे डिफरेंट डाटा रखा था। जो साइट नंबर 1 है उसने फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बच्चों का भी रिकॉर्ड एंटर कर लिया है, मगर जो साइट 2, 3, 4 वाले सर्वर्स हैं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं किया। जब हमने पूरे कंप्लीट BScs की इंफॉर्मेशन गेट की है तो उसमें हमें डिफरेंट डाटा शो हो रहा है। अब हमें डिफरेंट डाटा शो, तो हमें ये पता लगा यार साइट 2, 3, 4 पे तो डाटा अपडेटेड ही नहीं है। हमने क्या किया? उनको एक मैसेज जनरेट किया, जी आप भी अपडेटेड हमें डाटा प्रोवाइड करें। तो उन्होंने क्या किया? साइट ए से रिक्वेस्ट की और सारा का सारा डाटा ए से सिंक्रोनाइज कर लिया। अब एसिंक्रोनस अप्रोच में हमें आउटडेटेड डाटा मिल सकता है, यानी पुराना डाटा मिल रहा था जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का रिकॉर्ड नहीं था। A popular method of synchronization is store and forward method। यही मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ने स्टोर किया हुआ वो आपको फॉरवर्ड कर देगा, आप उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा सेट कर लोगे। इन दिस मेथड वन साइट इज designated as a primary site and the other sites are the secondary site. The primary site always contain the updated value. All the transactions first enter to the primary site. The transactions are then queried for the application in the secondary site. The secondary sites are updated using the rollout method only when the transaction is scheduled टू एग्जीक्यूट ऑन इट। यही मैंने एग्जांपल दी कि वो सारी किस तरह उसको अपडेट करेंगी। रिक्वेस्ट करेंगी 1 वाले से कि आप सब ने जी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, साइट नंबर 1 से कंसल्ट करें, उनकी तरह हमें डाटा अपडेट करके दें और वो सारे के सारे उस डाटा को कॉपी करके अपडेट कर देंगे। ओके, अब कितनी रेप्लिकेशन होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है जब हम चीज़ें बार बार रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, बार बार रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी स्टोरेज स्पेस जो है वो कम होती जा रही है। तो हमें उस रेप्लिकेशन को कंट्रोल भी करना है, एक हद तक जाके हमने चीज़ें रेप्लिकेट करनी है, उसके बाद रेप्लिकेट नहीं करनी। तो डिफरेंट एल्गोरिदम डिफाइन किए गए थे जिसमें ये 4 एल्गोरिदम है। एक मास्टर स्लेव है एल्गोरिदम है, डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम है, मेजॉरिटी कंसिक्वेंसेस एल्गोरिदम है और सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिदम है। ये 4 एल्गोरिदम्स जो है ये आपकी रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। अब फर्स्ट वन मास्टर स्लेव है, इसके नाम से पता लग रहा है ये कैसे काम करेगा। एक मास्टर और एक स्लेव की तरह ये काम करता है एल्गोरिदम, जिसमें क्या होता है एक साइट को आप क्या कर देते हैं, मास्टर साइट क्रिएट कर देते हैं और उसके पास 4, 5, 6, 8, 10 नंबर्स ऑफ स्लेव साइट्स होती हैं। अब मास्टर एल्गोरिदम्स रन एट द मास्टर साइट टू डिटेक्ट द कन्फ्लिक्ट। A copy of slave algorithm runs at each slave site. The overall algorithm execute in the following 2 phases। इसमें ये होता है कि मास्टर ने जो काम करना है उसने मास्टर साइट पे रन करके एक स्लेव साइट को कॉपी भेज देंगे और स्लेव ने बाकी सारे सर्वर पे वो काम करना है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आपकी टीचर ने कोई भी काम करना है, आपने एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भेज देनी है और उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपने लेवल के सारे स्टूडेंट्स को वो काम करवा देना है। दिस इज मास्टर एंड स्लेव एग्जाम्पल। ओके,
ये किस तरह 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन रिजेक्शन फेज, कि वो आप ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। आफ्टर जब आपने ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने करनी है उस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेशन, यानी कि उसकी वर्किंग परफॉर्म करनी है ट्रांजैक्शन की। ओके, when a transaction enter the transaction monitor of a slave site, the slave site send a request to the master site. The master site checks for the conflict. If there aren't any conflict, the master sends an acknowledgement message to the slave site, which then starts the transaction application phase. ठीक है, otherwise the master send the negative rejection acknowledgement message to the slave when they reject the transaction. ऐसा ही है, सपोज़ कि आपने एक असाइनमेंट क्रिएट करनी है, सीआर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि मैम हमारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके पास इस टाइम नेट अवेलेबल नहीं है, तो आप काइंडली क्या करें, ये वाली असाइनमेंट का टाइम 9 बजे की बजाय 12 बजे पे रख दें। ऐसा ही है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की, मैं क्या करूँगी, कन्फ्लिक्ट चेक करूँ। मैं आपको बता रही थी ये ऐसे ही है जिस तरह सीआर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैडम हमारी क्लास का इस टाइम कुछ इशू है या जो भी है, तो आप कम से कम कुछ की टाइमिंग जो है वो प्लीज़ जो है वो बढ़ा के 12 to 1 कर दें। 9 to 10 कुछ इशू था। ओके, मैंने देखा कि जी वाकई इशू है कि नहीं, मैंने आपके बाकी सारे टीचर से कंसल्ट किया, जी क्लास है इनकी या नहीं, ये झूठ तो नहीं बोला, ये भी वो जो भी सारी चीज़ें मैंने प्रोसेसिंग की। उसके बाद मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजी, ठीक है बेटे मैं आप लोगों के लिए कोर्स का टाइम 9 से 10 की बजाय 12 से 1 कर देती हूँ। एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गई। अब आपके सीआर ने क्या किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लास में बता दी और उसकी वर्किंग हो गई। ये सिंपल फेज है एक्सेप्शन और रिजेक्शन की। सेकेंड फेज है एप्लीकेशन फेज। Upon entering this phase, the slave site where the transaction has entered broadcast a request to all the slaves for executing the transaction. On receiving a request, the peer slave execute the transaction and send an acknowledgement mandate to the requesting slave on the completion. After the requesting slave has acquired the acknowledgement message from all its peers, it sends a done message to the master side. The master understands that the transaction has been completed and remove it from the pending queue. अब एप्लीकेशन फेज में क्या होता है कि जिस साइट ने प्रोसेसिंग करनी होती है, वो जितनी भी सारी साइट है लाइक सीआर है, उसने आप सारे की सारी क्लास फेलोज को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि यार टाइमिंग जो है वो 12 से 1 कर दी है मैडम ने, अब 12 से 1 तक आप जो है वो क्विज कर दो। अब सारी क्लास ने 12 से 1 क्विज करके अपनी अपनी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी सीआर को। सीआर ने क्या किया कि मुझे बता दी मैडम जी पूरी क्लास का क्विज हो गया डन, एक्नॉलेजमेंट हो गई है। मैडम ने चेक किया स्टेटस के वाकई सबका डन हो गया, मैडम ने स्टेटस ओके किया डन, और आप लोगों की क्लास को क्विज वाली क्यू से कैंसिल कर दिया कि 6 सेमेस्टर का क्विज 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। दिस इज एप्लीकेशन फेज। ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेम। ये आपको समझाने के लिए एक सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल समझाइए। ओके, सेकेंड एल्गोरिदम इज डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम। इसके नाम से पता चल रहा है कि हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा लेते हैं वोटिंग पे, जितने मेंबर्स की वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। दिस कंप्राइजेज ऑफ द n peer साइट्स, यानी कि जितनी भी आपकी साइट्स हैं आपके पास, ऑल ऑफ whom मस्ट बी ओके एट ट्रांजैक्शन बिफोर इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन। इसमें ये होता है कि सब जो हैं सर्वर जो हैं वो ओके करते हैं कि हाँ जी हम ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, हम अवेलेबल हैं, हमारे पास ये सारी रिसोर्सेज हैं, ओके वो करते हैं, देन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। जितने ज़्यादा लोग वोट करते हैं ओके के, उसकी बेस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन की भी एक एक्सेप्टेंस फेज होती है और दूसरी एप्लीकेशन फेज। पहली फेज में ये चेक करते हैं कि कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन को ओके किया है और ट्रांजैक्शन रन हो जाएगी या नहीं रन होगी, और दूसरी फेज में उस ट्रांजैक्शन को एक्चुअली हम रन करना शुरू कर देते हैं। When a transaction at the transaction managers of a site, it sends a transaction request to all the other site. On receiving a request, a peer site resolving the conflict using the priority based voting rules. If all the peer sites are okay with the transaction, the requesting site starts application phase. If any of the peer does not okay a transaction, the requesting site reject the transaction. सारे लोग ओके करते हैं, यानी वोटिंग मेंबर्स जितने ज़्यादा हैं ओके होता है तो आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग वाले फेज में। अब एप्लीकेशन फेज में क्या होता है, जब सबने ओके का स्टेटस सेंड कर दिया हुआ है, आपका सिस्टम जो है उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। जितने भी सारे स्लेव्स हैं वो एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं रिक्वेस्टिंग स्लेव को, मास्टर को, कि हम ये सारा काम कर रहे हैं, हम सब ओके हैं। वो सारे ओके की एक्नॉलेजमेंट देता है अपने पीयर सर्वर को, रिक्वेस्टिंग सर्वर को। रिक्वेस्टिंग सर्वर चेक करता है कि सबने ओके मैसेज भेज दिया है, इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है, तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और उसका स्टेटस कंप्लीट पे आ जाता है।
ओके, थर्ड वन इज मेजॉरिटी कॉन्सिक्वेंसेज एल्गोरिदम। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें मेजॉरिटी लोगों का ले लेते हैं व्यू। पीयर वोटिंग फेज में तो अगर एक भी बंदा रिजेक्ट कर देता है तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाती है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इसमें आप मेजॉरिटी कंसेंसस ले लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीयर्स क्या कहते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीयर्स ओके होते हैं दैन ट्रांजेक्शन ओके हो जाती है, रन हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर एक पीयर जो है वो ओके नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं आपने पूरी ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं की। आपका अगर एक पीयर ओके नहीं है तो आप उसे दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं, या बाकी लोगों ने ओके किया होता है तो आप उसकी बेस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहले वोटिंग फेज होती है, आप चेक करते हो कि कितने ज़्यादा लोगों ने ओके स्टेटस भेजा है और कितनों ने नॉट ओके स्टेटस भेजा है। मेजॉरिटी के कॉन्सिक्वेंसेज अगर ओके स्टेट के होते हैं तो आप ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले फेज पे ले आते हो, फिर एप्लीकेशन फेज पे ले आते हो, जैसे पिछले 2 फेजेस में बाकी सबकी फेजेस ये सेम ही चलती आ रही है। और अगर नॉट ओके है तो फिर उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट किस फेज में लेकर आते हैं। व्हेन द ट्रांजैक्शन एंटर द ट्रांजैक्शन मैनेजर्स ऑफ द साइट, इट सेंड अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट टू ऑल द अदर साइट्स। ऑन रिसीविंग अ रिक्वेस्ट अ पीयर साइट टेस्ट फॉर द कन्फ्लिक्ट ऑफ द वोटिंग कि उनका स्टेटस ओके या नहीं होके। फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाले फेज पे आते हैं, जिसमें इफ अ रिक्वेस्टिंग साइट रिक्वेस्ट द मेजॉरिटी ओके टू द ट्रांजैक्शन, इट एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन एंड ब्रॉडकास्ट एक्सेप्ट टू द ऑल साइट, अदरवाइज इट ब्रॉडकास्ट द रिजेक्ट। अगर मेजॉरिटी ने ओके भेजा है तो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाती है और वो सारी साइट्स को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। और अगर मेजॉरिटी लोगों ने अपने कॉन्सिक्वेंसेज नॉट ओके के दिए हैं तो देन वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होती है। किसी एक के नॉट ओके पे ट्रांजैक्शन कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। और एप्लीकेशन फेज में वही जिस तरह पहले 2 फेजेस में था, आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजती है अपनी अपर लेवल को और ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, लास्ट वन इज सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिदम। इस अप्रोच में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस इन द सिस्टम्स आर सीरियलाइज्ड यूजिंग द सर्कुलर टोकन एंड executed accordingly against every replica of the database, thus all the transactions are accepted and none is rejected। सर्कुलर टोकन रिंग में क्या होता है कि आपको एक टोकन मिलता है, उस टोकन की बेस पे आपकी सर्कुलर फॉर्म में ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होती जिसको रिजेक्ट किया जाए, हर ट्रांजैक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके भी 2 फेजेस हैं, एक इसका सीरियलाइजेशन का फेज़ है और दूसरा एप्लीकेशन का। सीरियलाइजेशन का फेज़ ये जिसमें आप हर ट्रांजैक्शन को सीरियल वाइज जो है वो ट्रांजैक्शंस को नंबर अलॉट करते हैं और उस नंबर अलॉट करने की बेस पे आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रन होती हैं। In this phase, all the transactions are scheduled to run in a serialization order. Each transaction in each site is assigned to a unique token from a serial site indicating the order of the transaction। यानी कि ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेशन फेज में आपने हर जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एक टोकन नंबर दिया होता है कि टोकन नंबर 1 पे ये एग्जीक्यूट होगी, टोकन 2 पे ये, टोकन 3 पे ये एग्जीक्यूट होगी। वो स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांजैक्शन सिस्टम में आती जाती है एप्लीकेशन फेज में और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती जाती हैं और आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो ओके पे चला जाता है। ओके बेटे, दिस इज ऑल अबाउट वीक 10 लेक्चर। अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरीज हैं तो मतलब यूट्यूब चैनल पे या फिर जो आपका ऑनलाइन सेशन है जो कि 10 जनवरी के बाद होगा उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।